कि आप सबको बताया गया था पहले भी कि हमने क्या स्टार्ट करना था, सीएचएसएल का जो इस साल एग्जामिनेशन हुआ है 2024 में एसएससी का, ठीक है, एलडीसी जिसे आप जानते हैं जिस नाम से, क्लियर है। तो उसके सारे सेट्स को 3600 सेट्स का डिस्कशन होने वाला है, जिसका सेट नंबर 1 है। 1/7/2024 को ये एग्जाम हुआ था आप लोगों को, और उसका क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं आपका बादल सरकार सर, और टारगेट है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जितना अच्छा डिस्कशन हो सके उसके लिए कंप्लीट वीडियो को रिकॉर्ड करके और आप तक अपलोड पहुंचाया जाए, ठीक है भाई। तो सेट 1 में पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, सिलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस के लिए कौन सा चीज यूज होता है, तो आपको ये चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, गौर से ध्यान देखिएगा, ठीक है। चलिए, जब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस को पहचानने की बात आती है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, शैल या विल और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा तो सारे फ्यूचर में नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, ये सिंपल फ्यूचर है। कैसा फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है। बट सिर्फ फ्यूचर के लिए हम क्या देखेंगे कि जहां भी आपको इन जनरल शैल विल हो तो वहां पे फ्यूचर टेंस का यूज माना जाता है, फ्यूचर टेंस का यूज माना जाता है, क्योंकि यहां पे फ्यूचर टेंस की बात की गई है, फ्यूचर एक्शन की बात नहीं की गई। अगर फ्यूचर एक्शन की बात कर देंगे ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर हम बात करें फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन की अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाला है, हालांकि ये भी फ्यूचर टेंस की तरह ही लगेगा। इसके लिए एक स्ट्रक्चर क्या होता है, इज, एम, आर +2 + V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक देख लो, मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा शी इज टू बाय अ कार। डॉक्टर ने कहा ही इज टू डाई, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम टू डांस, मैं नाचने वाला हूं। तो ये सारे के सारे फ्यूचर एक्शन है। और एक और फ्यूचर एक्शन के लिए दूसरा तुम्हारा एग्जाम्पल यहां पे स्ट्रक्चर ध्यान रखना, वो क्या होता है, प्लस बी का फॉर्म, बी का मतलब इज, एम, उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, गोइंग +2 + V1। ये मिनिमम है, आगे अदर वर्ड्स आ सकता है। अब ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम एक सेंटेंस जैसे लिख दे, मैंने कहा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्विम। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्विम, मैं तैरने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दे आर गोइंग टू बाय अ फ्लैट, वो एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं। सर मेरा टारगेट क्या है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं एक बेहतर कॉन्सेप्ट, कि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि नॉर्मली फ्यूचर टेंस को दिखाना है तो शैल विल दिखेगा, और फ्यूचर एक्शन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार कर देता हूं, डबल स्टार। तो अब यहां पे शैल विल नहीं, शैल विल नहीं, शैल विल नहीं, शुड है पास्ट है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहां पे लिखा है, जो आपका ये पूरा सेंटेंस दिया है, पूछ रहा है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर कहां है। द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। ध्यान से देखना, कपल की बात की गई है, प्रेफर्ड करते हैं, प्रेफर्ड के साथ, प्रेफर के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, क्लियर हो गया है। टू के साथ V1 आता है, ये भी क्लियर है। द कपल प्रेफर्ड टू वॉक। अब यहां पे लिखा है अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, तो यहां पे आप इस बात का ख्याल रखेंगे, द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन जो है ये प्लेस की बात करता है। किस चीज की बात करता है, प्लेस की बात करता है, क्लियर हो गया ना। और प्लेस के साथ कभी भी अंटिल का यूज नहीं करते हैं। किसका नहीं यूज करते हैं, अंटिल का यूज यहां पे गलत माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि अंटिल जो होता है, अंटिल जो होता है अंटिल की बात करें तो अंटिल अपने आप में कंडीशनल होता है, कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब जब भी ये कंडीशन लगाता है किसी चीज पे, यदि, जब तक कि नहीं, उस सेंस में आता है। और साथ में ये अपने आप में कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। क्लियर हो गया। अंटिल के साथ एक बात का ख्याल रखिएगा, इसके साथ हम प्लस टाइम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, टाइम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अंटिल के साथ प्लेस का यूज कर दे तो वो गलत हो जाएगा।
क्लियर हो गया है ना। तो फिर हम क्या करें, तो इस बात को याद रखिएगा कि प्लेस को दिखाने के लिए, मतलब प्लेस, प्लेस में क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, और साथ में डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब जहां पहुंचना है और जिस दिशा की बात हो रही है, तो वैसे प्लेस के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, टू प्लस प्लेस। क्लियर हो गया। और ये प्लेस इन दोनों की बात कर रहा होगा, किस दिशा में जाना है और कहां तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम गोइंग टू सरोजनी मार्केट, आई एम गोइंग टू सरोजनी मार्केट, मतलब सरोजनी मार्केट की दिशा में जा रहा हूं और सरोजनी मार्केट ही जा रहा हूं। बात समझ रहे हैं ना सारे लोग। तो यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा, तो अंटिल को रिमूव करके आप टू का यूज करेंगे। अच्छा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंटिल की जगह पे टिल का यूज कर देते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये गलत है। टिल के साथ भी कभी भी प्लेस का यूज नहीं किया जाता, ये याद रखना। मतलब प्लेस के साथ टिल का यूज नहीं करेंगे, या फिर टिल के साथ प्लेस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। टिल का यूज हम कहां करते हैं, ये भी याद रखोगे। टिल के साथ हम टाइम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टाइम का यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, टिल देन। टिल देन का मतलब क्या हो गया, तब तक हो गया। टिल टुमारो यानी कि कल तक की बात हो गई। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो जब आंसर खोजना है तो किस पार्ट में एरर है, तो डी इज द राइट आंसर, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना था। आ जाते अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है कि अंडरलाइन वर्ड जो आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा सारे लोग। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इसके लिए यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, देखो, अंडरलाइन फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। ये गलत लिखा गया है, इसके जगह पे आपको बताना है कि किसका हम यूज करें तो सही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। तो डाउन विथ मैं क्या हो गया, उसके कंप्लेंट से, यानी कि बार बार अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो मैं क्या हो जा रहा हूं, उससे परेशान हो जा रहा हूं। और जो बार बार कोई कंप्लेन करता है ना, कंप्लेनिंग नेचर हो गया है, तो परेशान होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेड अप का यूज करते हैं। जब आप किसी चीज से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने के लिए फेड अप का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, लुक डाउन की बात करते हैं। जब हम लुक डाउन की बात करते हैं तो याद रखना कि जब हम लिखते हैं लुक डाउन और इसके साथ अपॉन का भी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है किसी को इंफीरियर दिखाना, यानी कि नीचा दिखाना। क्या दिखाना, नीचा दिखाना है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हेल्ड डाउन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं भी हेल्ड डाउन लिखा हुआ है आपके सामने, हेल्ड डाउन का मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग और समबडी बाय फोर्स। जब किसी चीज को आप बल पे, ताकत के जरूरत से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कीप अंडर कंट्रोल का सेंस होता है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हेल्ड डाउन का यूज करते हैं। तो हेल्ड डाउन का भी यूज नहीं होगा। और हमारे सामने अगला जो वर्ड है पास्ड आउट। पास्ड आउट का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना, फेंट हो जाना, बेहोश होना। ठीक है, फेंट की बात की गई है, अनकॉन्सियस की बात की गई है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ड आउट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं हमारे सामने अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। ग्रामेटिकल एरर खोजना है इसमें, समझिएगा ध्यान से। यहां पे पैसेंजर्स लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट किया उन्होंने, और याद रखिएगा कि स्टार्ट के साथ आपका वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेरेंड का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनके बाद आपको 2+V1 नहीं दिख के आईएनजी दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ना कॉन्टिन्यूड एक्शन की बात की जाती है। क्लियर हो गया। जैसे एंजॉय की बात करें तो एंजॉय के बाद जब वर्ब आता है तो वहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। क्लियर है, यानी कि जेरेंड फॉर्म आएगा। तो यहां पे लिखा गया पैसेंजर स्टार्टेड, पैसेंजर ने क्या शुरू कर दिया था, एक कॉन्टिन्यूड है पास्ट में, बिल्कुल बिहेविंग, उन्होंने बिहेव करने लगा। कैसा, तो अब यहां पे बिहेव जो वर्ड है, तो बिहेव के लिए आगे जो वर्ड आया पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, ये क्या, किस तरीके से बिहेव करना, इसका मतलब ये हुआ स्टार्टेड बिहेविंग की बात करें तो ये यहां पे मैनर को दिखा रहा है। किस चीज को दिखा रहा है, मैनर को दिखा रहा है। मैनर का मतलब किसका आंसर कर रहा है, हाउ का आंसर, किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। और जब मैनर की बात होती है तो यहां पे बात आ जाती है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात आती है। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर जनरली कैसे बनता है, तो याद रखिएगा कि जब किसी भी एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव में आप ly लगा दो। क्या लगा दो बाबा,
एल वाई लगा दो, तो ये एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हो तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये समझ में आ रहा है तो यहां पे आपको समझना है कि वायलेंट का यूज नहीं करेंगे, इस वायलेंट के जगह पे आपको क्या लिखना होगा, वायलेंटली लिखना होगा। क्लियर हो गया भाई साहब, वायलेंट तो लिखा है, एल वाई लगा दो तब जाके सही हो गया कि वो बहुत उग्र रूप से, किस रूप से, बस समझ रहे हो, मैनर किस तरीके से, तो वायलेंटली बिहेव करने लगे। आगे देख लो, व्हेन, ठीक है, दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, जब उनसे कहा गया कि वो क्या करे, बस स्टेशन को लीव कर दे, वहां से चले जाए, खाली कर दे। क्लियर हो गया है, चलो आ जाओ। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सी इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो गए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। कॉम्प्रीहेंशन जब हम बनाते हैं तो हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहला कि कॉम्प्रीहेंशन अगर छोटा है तो एक बार कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लो, नहीं तो वैसे कंडीशन में एक बार ऑप्शन देख लो कि ऑप्शंस में क्या क्या है। तो आप देखोगे ऑप्शन में वर्ब का यूज ज्यादा आपको दिख रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो नॉर्मली वर्ड्स के रूप में आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना तुम। तो यहां पे हमें बनाना है, तो चलो एक बार हम पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। लिखा हुआ है एज पारुल वॉज डैश हिज सपर। सपर की अगर बात करते तो सपर क्या होता है, सपर का मतलब नाइट, नाइट में जो भोजन करते हैं, नाइट का जो भोजन होता है उसे हम सपर कहते हैं, ठीक है। तो सपर आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब क्या होता है, जब हम लगता है कि जब कोई चीज को लेके धोखे वाली बात आती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, डिसीट का यूज करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पे जो ऑप्शन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, चर्निंग, फीडिंग, ईटिंग, ग्रेजिंग। अब एक बात बताओ कि एज पारुल वॉज, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि पारुल क्या करेगी, ग्रेज नहीं करेगी। चरने की बात तो जानवर करते हैं, चर्निंग की बात क्या होता है, चर्निंग भी नहीं होगा। फीड करने का मतलब किसी को भोजन खिलाना, लेकिन यहां पारुल के खुद की बात की गई है। सब्जेक्ट यहां पे क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, इसलिए डूअर है। तो जब डूअर है तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, यहां पे ईटिंग का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। इस चरण का मतलब क्या होता है, अगर कहीं भी आपका चरण लिखा हुआ है मतलब जी मचलाना, जी मचलाना। क्लियर हो गया बाबू, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आके देखो, आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और जब क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो यहां पे सबमिट नहीं करना है, क्वेश्चन का डिमांड नहीं करना है, अलाउड नहीं करना है, क्वेश्चन आस्क्ड किया जाएगा, ठीक है। तो लिखा क्या जा रहा है, सुनना ध्यान से सारे लोग। आंट जेनी आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चंस पूछने की बात की गई कि उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट एंड हैव अ वेरी डीप मीनिंग। मतलब सारे ऐसे क्वेश्चंस थे ना कि जो लग रहा था कि चालबाजी वाले क्वेश्चन है, और सारे क्या थे, डीप मीनिंग से भरे हुए थे। किस चीज से मीनिंग से भरे हुए थे, डीप मीनिंग से भरे थे। फॉर शी वॉन्टेड टू ट्रैप हिम, मतलब उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो क्या चाहती थी, उसे फंसाना। कहते हैं ना कुछ लोग घर पे जाओ, याद है मेहमान लोग आते थे, चलो बाबू बताओ तुम 17 का पहाड़ा बताओ। क्या मजाक है भाई, आपको हमेशा 17 का पहाड़ा ही दिखता है, 19 का पहाड़ा दिखता है, कभी 10 का पूछो, 12 का पूछ के देखो ना, 15 का पूछ के देख लो। तो यहां पे बातें ये समझ में आ गई कि उसे ट्रैप करने की बात की गई। इट सीम्ड, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ, मानो कि सी वॉज इंडोर्ड विथ अ डैश, मतलब वो क्या इंडोर्ड थी, मतलब चीजों से सुसज्जित थी, पूरी तरीके से उसे पता था कि मुझे क्या करना है, विथ अ डैश विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। अब 7 नंबर के हमारे सामने ऑप्शन है, तो इंडोर्ड होना किस चीज से, मतलब वो एक्सपर्ट है किसी को ट्रैप करने में, तो वो उसकी क्या है, वीकनेस नहीं है, टेक्निक नहीं है, पर्पस नहीं, वो अपने आप में उसका क्या है, टैलेंट है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे उसके टैलेंट की बात की गई है, कि वो उस टैलेंट में, मतलब कहते हैं ना कि तुमको वो बात में फंसाने में एकदम माहिर औरत है, माहिर लड़की है, माहिर इंसान है। क्लियर हो गया। तो ये इंडोर्ड ने बताया कि मुझे वहां पे जो वर्ड चाहिए कुछ पॉजिटिव सेंस का चाहिए, तो पर्पस तो लग नहीं रहा था। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक समझ में नहीं आ रहा था, कोई काम करने का वहां तरीका नहीं बात किया गया है, बात सिर्फ टैलेंट की बात की गई। ठीक है भाई, आ जाओ 8 नंबर में देखते क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, समझिएगा। कहां गया, शी आस्क्ड डिड यू नो, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम, अब तुम तैरना नहीं चाहते हो, ये सवाल है पॉल, ठीक है। पॉल से हम पारुल पढ़ रहे थे, पॉल लिखा हुआ है, सॉरी। पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल, पॉल को कैसा महसूस हुआ, अनकंफर्टेबल। अब अनकंफर्टेबल के साथ क्या यूज होगा, यहां पे 8 नंबर में लिखा है सस्पिशन, व्यू, गेस, ड्रॉप। क्वेश्चन को समझते हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या लिख सकते हैं, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे हिसाब से यहां पे उसे शक हो रहा है, क्योंकि पॉल जो है उससे अचानक से खाना खा रहा है रात में, और रात में ये सवाल पूछा है कि पॉल फेल्ट, ये पूछा गया डिड यू नाउ नॉट वांट टू, अब तुम नहीं चाहते हो मतलब कि स्विम करना,
तो भाई रात में कौन स्विम करता है, उसे कुछ शक जैसा लगा, तो गेस नहीं किया, कोई ड्रॉप नहीं, उसकी कोई व्यू विचारधारा नहीं, उसे एक सस्पिशन होना शुरू हो गया। क्लियर हो गया भाई साहब, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, ही डैश आंट जेनीज फेस, मतलब आंट जेनी जो है, आंटी जेनी का फेस उसने क्या किया होगा, अब फेस को देखने की कोशिश किया होगा। हाउ एवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, हालांकि उसका फेस देख के उसे कुछ समझ नहीं आया, उसे कुछ पता नहीं चला। सो ही सेड नो मैम, मतलब उसने कहा नो मैम। ठीक है, अब हमारा सवाल आता है कि यहाँ पे 8 नंबर में क्या होगा। देखो अगर हम बात करें रफल्ड की, तो रफल्ड को समझना, रफल्ड का मतलब ये आंसर नहीं है, इसका मीनिंग होता है किसी को एनॉय करना, एनॉय कर देना। ठीक है, किसी को परेशान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रफल का यूज करते हैं। अब बताइए कि क्या ऑप्शन लिखे यहां पे। परस्यू का मतलब किसी चीज को पूरा करने के सेंस में, जब कहते हैं ना हम अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा करने के सेंस में। ठीक है, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो यहां पे किसी के पीछे जाने की बात, पीछा करना, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। एक ही ऑप्शन है, जब कोई चीज सर्च करते हैं, किसी चीज की तलाश होती है, मैं उसका फेस देख के ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वो मेरे साथ झूठ बोल रहा है, क्या वो मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो उसके फेस पे क्या है, लेकिन पता नहीं चला यार, इतना मस्त एक्टर है। तो सी जो यहां पे है सही आंसर हो जाएगा, ही सर्च्ड आंट जेनीज फेस। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करने के लिए या फिर किसी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए वहां पे हम सर्च का यूज करते हैं। समझ रहे हो, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। अच्छा, यहां पे लिखा रहा है कि ऑपोजिट वर्ड बताना है, सपोर्ट का ऑपोजिट क्या होगा। आप सोच के देखिए कि सपोर्ट का ऑपोजिट क्या होगा। यहां पे ऑप्शंस दिया होगा, एस्टैब्लिश है, डॉक्यूमेंट है, रिफ्यूट है, डिस्क्लेम है। सबसे पहले तो यहां से छाटना शुरू करो कि क्या हो जाएगा। एस्टैब्लिश करने का मतलब किसी चीज को कहीं क्या कर देना, एस्टैब्लिश कर देने की बात की गई है, स्थापित कर देना। डॉक्यूमेंट का यूज होगा नहीं, दो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, उसको समझना है। जब किसी चीज का मतलब खंडन करते हैं, जब किसी चीज का हम खंडन करते हैं, मना करते हैं, तो वैसे कंडीशन में यहां पे हम सपोर्ट के ऑपोजिट केस में हम रिफ्यूट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिफ्यूट। अच्छा, रिफ्यूट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, उसे समझने की कोशिश करो। अगर हम रिफ्यूट के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहां पे डिनाई का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं ना, वो सारा का सारा आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। चलो आ जाओ। रिकॉर्ड करने की आदत नहीं ना, मतलब लाइव पढ़ाने की आदत है तो कमेंट पे दिमाग जाता है, वहां तो कमेंट ही नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, डिनाई करने की बात करते हैं। क्लियर हो गया, या फिर हम बात करें रिजेक्ट भी हो जाता है, या फिर रेप्यूडिएट भी हो जाता है, रेप्यूडिएट की भी बात करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। क्लियर हो गया, और डिस्क्लेम का यहां पे यूज नहीं होगा। डिस्क्लेम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, डिस्क्लेम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। डिस्क्लेम मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, जब रोक देते हैं, मना कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम डिस्क्लेम का यूज करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है क्या। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिस्क्लेम का मतलब आपको मैंने बता दिया। क्लियर, अभी क्लास क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्ड बाद में बात करते हैं, ठीक है, 1 घंटे बाद। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि ये जब आप क्या करते हैं, काम करने से इनकार कर देते हैं। क्या मैंने बोला, काम करने से इनकार, इनकार करना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्क्लेम का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आता है, रिनाउंस, रिनाउंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया कि क्या होगा। यहां पे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज। आप इतना जॉयलेस कैसे हो सकते हैं इस न्यूज को सुनने के बाद। तो अब यहां पे जॉय का ऑपोजिट मतलब क्या होता है कि जॉयलेस होता है। क्लियर है भाई, तो जॉयलेस के लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताओ। डुबियस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेके क्या होता है, सस्पिशन में होता है, यानी कि संदेह, संदेहास्पद के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, सस्पिशन के लिए। किसका यूज करते हैं, सस्पिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, डुबियस का यूज करते हैं। अच्छा, बीमिंग का मतलब क्या होता है, बीमिंग का मतलब कोई बता सकता है। बीमिंग का मतलब है जब क्या एक बहुत आप हैप्पी स्माइल की बात करते हैं, जब बहुत प्यार से आप किसी को स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं, तो वहां पे हम बीमिंग का यूज करते हैं। राफ्ट का यूज कब करते हैं, राफ्ट का यूज करते हैं जब आप किसी चीज को सो इंटरेस्टेड, सो इंटरेस्टेड इन पार्टिकुलर थिंग, पार्टिकुलर थिंग,
किसी खास चीज में जब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके लिए हम रैप्ट का यूज करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, जॉयलेस का ऑपोजिट मतलब जॉयफुल के लिए हम किसका यूज करेंगे? ब्लिसफुल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करके बताइए क्या होगा, किस पार्ट में एरर है। फास्ट सारे लोग आंसर करेंगे, आपको बताना है कि किस पार्ट में आंसर है। ठीक है, जल्दी से आंसर करके बताइए। चलिए आप लोग तो बना ही लीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो मुझे ही आपको बताना होगा कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाइए। क्लियर हो गया? तो अब जो ऑप्शंस आपको दिख रहा था, पहले वाला क्वेश्चन हो गया है, सारा कुछ समझ गए इसमें। जॉयलेस का मतलब पता है कि जॉयफुल नहीं है। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या होते हैं? एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्लिसफुल का। यहां पे लिखा हुआ आई बेग्ड हिम टू रिकंसीडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। सर आपको पूछ रहा है कि स्पेलिंग एरर किसमें है। देखो बेग्ड का स्पेलिंग सही है, हिम का सही है। कंसीडर, रिकंसीडर जो लिखा गया है CON, यहां पे क्या होगा? SI, रिकंसीडर। CON, कंसीडर का स्पेलिंग क्या होता है? कंसीडर। क्लियर हो गया? तो ये है, आगे री लगा लो। तो यहां पे किस में ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। बाकी सब ऑप्शन सही है, सारे स्पेलिंग सही है। 13 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये जो ब्रैकेटेड वर्ड है इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द डैश एंटिक रून्स इन द रीजन। अब आपको ये बताना है कि सर एंटिक का सिनोनिम यहां पे कौन है। एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का मतलब वो चीजें जो क्या है, बहुत ज्यादा वेनरेबल है। वेनरेबल है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा वेनरेबल है मतलब प्राचीन है, पुराना है, या फिर जो बहुत ज्यादा क्या है, विंटेज है। ये ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको माइंड में रखने हैं, ये हमेशा आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? उसी टाइम, समकालीन के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंटेम्प्ररी का यूज करते हैं। समझ रहे हो सारे लोग? यहाँ पे दिख रहा है सब लोग को ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपको दिख रहा है कि जो विंटेज है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंशिएंट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ऑब्सोलीट का यूज कब करते हैं? जब कोई चीज आउटडेटेड हो जाता है। आउटडेटेड हो जाता है, जो अब नहीं चलेगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑब्सोलीट का यूज करेंगे, या एक्सपायर्ड है। यहां पे कॉन्टेम्पररी का मतलब जो उसी टाइम पे होता है, यानी कि हम कॉन्करेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉन्करेंट कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? और मॉडर्न का तो मतलब तुम्हें पता ही है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है इन रिटन, मतलब जो चीजें आपका रिटन फॉर्म में होगा उसके लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करेंगे। डाउटफुल नहीं होगा, फॉल्स इन्वेंशन नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। क्या होगा बाबू? इन रिटन का यूज करेंगे। क्लियर आ गया? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्टली वर्ड खोजना है इसमें से। इनक्रॉच, इल्यूजन, ऑब्टेन, डेलीगेट। बहुत बढ़िया। इनक्रॉच, INCR, यही तो गलत है। इन क्रॉच, दिस इज द राइट स्पेलिंग। बात समझ में रहा है? INCROA होना चाहिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? AO का यूज किया गया। ठीक है, इनक्रॉच का मतलब क्या होता है? किसी चीज का अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब जैसे रोड पे देखते हो ठेला वाला, रिक्शा वाला, रेडी वाला पूरा रेट छेक के रखे हुए, गलती से किसी का घर कब्जा करके रखे, या फिर आप सरकारी जमीन में, गवर्नमेंट जमीन में क्या कर रखे हो? अपना घर बना रखे हो, तो वो सारा का सारा इनक्रोचमेंट के अंडर आता है। ठीक है भाई साहब? बाकी तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सारे वर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, इल्यूजन का मतलब जो भ्रम पैदा होता है, और डेलीगेट का मतलब क्या होता है? जब किसी का हम राजदूत बन के जाते हैं, डेलीगेट बन के जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, अगला हमारे सामने है 16 नंबर। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग है, आप आराम से इसे देख सकते हैं, सो वी हैव टू सेव टाइम। आपको लिखा गया है कि इसमें अंडरलाइन पार्ट जो लिखा गया है, उस अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई जरूरत है बदलने की तो आप यहां से चूज कर ले, ऑप्शंस दिया गया है। नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द लिटिल बॉय क्राइड विथ पेन व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। 16 नंबर में क्या आंसर होना चाहिए? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट मतलब ये मुझे आदत हो गया, कमेंट करके बताइए। सर गौर से देखो, यहां पे द लिटिल बॉय क्राइड, क्राइड का मतलब V2 लिखा है, मतलब स्टार्टिंग का जो है, स्टार्टिंग जो है क्या है? अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में जो हमारा क्लॉज है, स्टार्टिंग क्लॉज जो है वो क्या बात कर रहा है? तो पास्ट एक्शन की बात कर रहा है। और पास्ट एक्शन का मतलब पास्ट टेंस की चीजें बात हो रही कि भाई जो छोटा सा बच्चा था ना, उसने चिल्लाया, मतलब दर्द से चिल्लाया,
तो दर से चिल्लाया तो कब चिल्लाया? पास्ट में चिल्लाया। और जब पास्ट में चिल्लाया तो यहाँ पे जो हमारे सामने ऑप्शन आएंगे वो भी पास्ट के ही ना होंगे। तो आ जाइए देख लेते हैं, लिखा हुआ है व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। तो अब उसने जब उसके फिंगर्स जल गए तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है? तो ये भी तो बर्न्ट जो है बर्न का V2 फॉर्म है, इसका मतलब सही है। व्हेन ही बर्निंग, ING कभी भी अकेले नहीं आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। व्हेन ही बर्न्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा नहीं, वाइल का यूज करेंगे नहीं, और ही के साथ कभी भी बर्न आता नहीं है। सो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ए ऑप्शन इज एक्सेप्ट ए जो है सही है। मतलब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है वो अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप में सही है। चलिए आ जाइए 17 नंबर पे। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ एबिलिटी। यहाँ पे लिखा गया कि दोनों देशों में हमारे पास जो लीडर्स हैं उनके पास कैसी एबिलिटी है। अब कैसी एबिलिटी होगी, 4 ऑप्शन से सबका मीनिंग अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कंपेलिंग यहाँ पे है, ये कन्विंसिंग होता है। किसी चीज को क्या करना, कन्विंस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कन्विंसिंग लिख लो, चलो कन्विंसिंग, किसी को कन्विंस करने वाली बात है। तो ऐसे लीडर की बात नहीं की गई। पावरफुल एबिलिटी के लिए हम पावरफुल वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ऑलमाइटी का मतलब जो सर्विस सर्वा होता है उसके लिए भी हम एबिलिटी नहीं। तो एबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक्सेप्शनल एबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? एक्सेप्शनल टैलेंट, तो वो कुछ अलग ही टैलेंट की बात की गई, कुछ अलग ही एबिलिटी की बात की गई। जो एक्सेप्शनल है, जो अपवाद है, जल्दी मिलता नहीं है। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप 18 नंबर, लगातार बोल रहा हूं, 18 का आंसर कीजिए जो दिया गया है। चलो हो गया। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अंडरलाइन पार्ट में लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। मतलब मैंने तो पहले ही बोल दिया दिस इज द बेस्ट। तो याद रखिएगा कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, एसडी का मतलब क्या है चाचा? याद रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है, ठीक है भाई। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेस्ट दिख रहा है तो द इज गुड बुक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री अकेले नहीं आता है। पॉजिटिव डिग्री एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज होता है, एज गुड एज, ऐसा आपने सुना होगा। तो दिस इज वेरी बेस्ट बुक का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बेस्ट के लिए वेरी का यूज क्यों करोगे, पहले ही ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर, दिस इज द बेस्ट बुक, और दिस इज वेरी गुड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है लिखा है ऑपोजिट बताना है आपको, किस चीज का? ट्रिवियल का। बहुत बहुत पहले का वर्ड है और इसका मतलब आप जानते हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? जो चीजें बहुत तुच्छ होती हैं, बहुत लेस इंपॉर्टेंट की होती है। मतलब ट्रिवियल का मतलब क्या है? जो लेस इंपॉर्टेंस का है, लेस इंपॉर्टेंस की बात की गई है, उसके लिए हम ट्रिवियल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया भाई? तो जब ये तुम्हें समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इसका ऑपोजिट खोजना है। तो ऑपोजिट क्या लगता है तुमको? लेस इंपॉर्टेंस, मतलब जो इसेंशियल नहीं है, और जो इसेंशियल है उसके लिए यहाँ पे आंसर आ गया। लैविश का मतलब क्या होता है? लैविश का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा वैगेंट होता है। एक्स्ट्रा वैगेंट होता है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? जो खर्चीला है। जो खर्चीला है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लैविश का यूज करते हैं। क्लियर हो गया है? अच्छा, वेन का मतलब क्या है? जो यूजलेस है। यूजलेस है यानी कि जो चीजें क्या है? बेकार है। क्लियर हो गया? लायबल, आंसर ये सारा कोई नहीं है, ठीक है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा। लायबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? किसी चीज को लेके रिस्पॉन्सिबल या फिर उत्तरदायी। क्लियर हो गया ना भाई? तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ग्लोरी। ग्लोरी वर्ड का ऑपोजिट खोजना है। बहुत प्यारा सा वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जब किसी चीज को लेकर आप गर्व फील करते हैं, क्या करते हैं? प्राउड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं, प्रतिष्ठा की बात आती है। प्राण प्रतिष्ठा, वही जो प्रतिष्ठा है, तो वो है यहाँ पे ग्लोरी। क्लियर हो गया? अब आपको ये बताना है कि इस ग्लोरी के लिए क्या क्या तुम्हारे सामने ऑपोजिट वर्ड आ सकता है। क्लियर हो गया? तो ऑपोजिट खोज लीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑनर है, शेम है, डिलाइट है, ग्लूटोनी है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 20 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। सर आप बताइए कि डिलाइट का मतलब क्या होता है? कहते हैं बहुत डिलाइट का मतलब बहुत, कोई चीज को लेके आप आनंदित हैं। क्या है भाई? खुश हैं, आनंदित हैं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है आनंदित, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जहां जरूरत है वहां मैं आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूं, जहां जरूरत है वहां हिंदी में बता रहा हूं। तो ये डिलाइट का मतलब। ग्लूटीनी का मतलब क्या होता है? जैसे पेटू आदमी, जिसको जब दे दो खाना खाने के लिए तैयार है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। अब हमारे सामने ऑनर का मतलब तो आप जानते ही हैं, सम्मान। तो एक ही ऑप्शन है जिसका प्रतिष्ठा नहीं है, वो शेम, शेम हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आ जाते हैं अगला।
21 नंबर में लिखा राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। इस बात को याद रखिएगा कि पेन के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? सीवियर पेन का यूज किया जाता है। ठीक है भाई साहब, ये याद रखिएगा, कॉलिकेशन है, सीवियर पेन का यूज होता है, कभी भी स्ट्रॉन्ग का यूज नहीं करता है। हाई पेन नहीं, स्ट्रिक्ट पेन नहीं, डीप पेन नहीं, डी इज द राइट पेन सर। ठीक है भाई, अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग के साथ मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे में इंफॉर्मेशन था, इसमें मास्टर इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर तुम्हारे सामने कभी भी स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ जनरली क्या क्या आ सकता है, स्ट्रॉन्ग के साथ हम कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं उसे समझने की कोशिश करना है। जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग विंड, कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही, तो यहाँ पे आप विंड का यूज कर सकते हैं। कोई लीडर है बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग लीडर है, स्ट्रॉन्ग लीडर का यूज करते हैं। कोई गवर्नमेंट है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड किसके साथ आते हैं? स्ट्रॉन्ग के साथ आते हैं। क्लियर हो गया है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे कहते हैं तुम्हारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो बात? तो ये सारे वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को बहुत फीलिंग्स आता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात की जा सकती है। क्लियर हो गया, तो ये सारे याद रखिएगा। अच्छा, कभी आपने सुना वो अमरीश पुरी का आवाज, राज बब्बर का आवाज कितना स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वॉइस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग वॉइस का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, डीप के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं? डीप के साथ क्या यूज कर सकते हो? डीप होल का यूज कर सकते हो, बहुत गहरा होल है, कहते हैं ना बहुत गहरा गड्ढा है, तो आप हम क्या यूज करेंगे? डीप होल का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर आप क्या कर सकते हैं? कोई रिवर है तो रिवर है, डीप थॉट की बात कर सकते हैं, बहुत गहरी सोच है, तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? डीप थॉट की बात कर सकते हैं। अच्छा, कट गया, बहुत ज्यादा कट गया है, तो क्या यूज करेंगे? डीप कट का यूज करेंगे कि भाई बहुत गहरा कट गया है, क्या करे भाई साहब। अच्छा, घाव बहुत गहरा हो चुका है, डीप वुंड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, कहते हैं कि कोई बहुत गहरी नींद में चला गया तो क्या यूज करोगे? डीप स्लिप का यूज करोगे। क्लियर हो गया, बहुत तेज जो है ये है तुम्हारा आवाज है, तो वहां पे डीप रोअर का यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो ये एक्सेट्रा लगा लेना कि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, लेकिन मेरा टारगेट क्या होता है ना कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड करूं कि एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आपको बन जाए। ठीक है भाई, स्ट्रिक्ट के लिए भी लिख ही लेते हैं सारा, जब लिख ही लिए तो एक स्ट्रिक्ट भी आता है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन। यहां पे देखो तुम्हारे सामने जो लिखा है, स्ट्रिक्ट के साथ क्या आ सकता है? रूल्स आ सकता है। अच्छा, और क्या आ सकता है? डिसिप्लिन का आ सकता है, और क्या आ सकता है? स्ट्रिक्ट पर्सन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ सकता है, स्ट्रिक्ट के साथ पेरेंट्स आ सकते हैं, स्ट्रिक्ट के साथ मेजर्स आ सकता है। स्ट्रिक्ट मेजर्स ये बहुत एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है भाई, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस का बात कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर की बात कर सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट टीचर है। क्लियर हो गया, तो ये सारे क्वालिफिकेशन आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आ जाते हैं अगला हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत प्यारा सा है। यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माय डिनर। ये तो क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी है, वही सारा कुछ है। तो एप्पल है तो मैंने एप्पल्स खाया है, तो एप्पल्स के लिए यहाँ पे जोरे में खाया होगा, तो जोरे के लिए कौन सा वर्ड आएगा? पेयर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये टू की बात की जा रही है, पेयर की बात की जा रही है, इस बात को याद रखिएगा। PARE पेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना। जैसे हम लिख सकते हैं रिड्यूस द अमाउंट और साइज, किसी चीज का अमाउंट और साइज जब हम कम कर देते हैं तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया, पेयर का मतलब क्या होता है? ये होता है घाट। ठीक है भाई साहब, नदी का जो घाट होता है, किनारा होता है। आंसर ये नहीं है, ये नहीं है। और ये पेयर का मतलब क्या होता है? आपको पता है ये एक फल होता है, मैंने बताया था, क्या होता है बाबू? नाशपाती। क्या होता है? नाशपाती। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने स्क्रीन पे है, और 23 में देखो, द रिलेटर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। मतलब कि जो रिलेटर्स हैं, रियल एस्टेट के जो दलाल होते हैं, वो रिलेटर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया? नए वेंचर को ऐसे बेचा लाइक हॉट केक्स। मतलब हॉट केक जो होता है वो क्या होता होगा, बताइए जल्दी से। मैं कहूं कि कोई गर्म गर्म केक है, हॉट केक के जैसा उसे बेच दिया गया, जो भी न्यू वेंचर था। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इसको हमें दिमाग में लगाना है कि सर यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। इलीगली तो बेचने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉट केक्स जो होता है ईडीएम एक पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है बाबू? पॉजिटिव सेंस देता है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो जब ऐसी बात यहाँ पे समझ में आ रही है, तो सोल्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, कोई परेशानी की बात नहीं की गई है, सोल्ड क्विकली,
गरम गरम केक जल्दी जल्दी बिक गया, गरम गरम समोसे जलेबी, और क्या लार्ज नंबर्स में। तो सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे डी का यूज नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या लिखा हुआ है? द स्कून हैड अ कॉन्स्पीशियस स्पाइनल स्ट्राइप। अब हमारे सामने जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड का पूछ रहा है क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब इससे रिलेटेड वर्ड कौन हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? जो भी चीजें क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है भाई साहब। तो जो चीजें खास हैं, स्पेसिफिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें? तो आपके सामने यहाँ पे सारा ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जो खास है उस पर क्या होगा? फेंट का यूज नहीं करेंगे, चार्मिंग का यूज नहीं करेंगे। ऑब्सक्योर का मतलब तो पता ही है क्या होता है, जो चीजें क्या होती है? अस्पष्ट होती है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। नोटिसिएबल इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? 24 का ये हो जाएगा। क्लियर है? जो स्पष्ट है पूरी तरीके से, जो स्पेसिफिक है। आज जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस फर्स्ट सेट, ये देखो 1 जुलाई को हुआ था एसएससी सीएचएसएल का सेट, ठीक है भाई। पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इट इज द जनरल बिलीव दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। अब यहाँ पे जब हमारे सामने जो क्वेश्चन आ गया है तो क्या यूज करें? ये एक पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। आप इस बात को याद रखिए, जो भी कोई जनरल बिलीफ होता है, जनरल बिलीफ जो होता है, जनरल बिलीफ समान मान्यताएं होती हैं, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में जो हमारा टेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। क्लियर है बाबा? और सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानते हो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहेगा? एस ई एस, यही दो आपको दिखाएगा। अच्छा, कहीं आपको डू और डज की भी बात की गई होगी तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट में हैज वैज भी आता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं की गई। तो भैया ये एक जनरल बिलीफ है कि जो फीमेल ऑस्ट्रिच है वो अपने अंडे को क्या करती है, मतलब नेस्ट को क्या करती है, जो उसका घोंसला है जो भी, वो रात को अक्सर उसको गार्ड करती है। मतलब एक हैबिचुअल एक्शन दिखाया जा रहा है, जनरल ट्रूथ है, जनरल बिलीफ है। तो ऐसे केस में सिंपल प्रेजेंट, असिंपल प्रेजेंट तो गार्डेड नहीं होगा, गार्ड्स हो सकता है। यहाँ पे डज का यूज क्यों करेंगे? इज गार्डिंग का यूज नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कर लिया है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका शिफ्ट 1 था किस तारीख का? 1 जुलाई का, 1/7/2024 का, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके बाद सेकंड शिफ्ट, एक दिन में 4 शिफ्ट हो रहे थे और टोटल 36 शिफ्ट है। वो सारा वीडियो अपलोड करके जी जान लगा के आपके लिए अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद, क्योंकि एक बार में एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद फिर मैं इसे बंद करूंगा, सेव करूंगा, फिर सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, ऐसे 5, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी मुझे क्या करना है? सेव करना है। एक बार में बहुत ज्यादा सॉल्यूशन सेव नहीं होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, आपका अपना बादल सरकार सर अगले शिफ्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगले सेशन के लिए बी रेडी फॉर दैट। ओके, थैंक यू।